गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज का ये बहुत ही प्यारा सा एक लेक्चर जो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, दिस इज अगेन अ हाईली पॉपुलर, अ हाईली डिमांडिंग लेक्चर ऑफ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसको मैं पहले केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक कॉन्टिन्यूटी की सीरीज में पढ़ा चुका हूं। उसी के बाद पढ़े जाने वाली हमारी ये अगली यूनिट है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का ये लेक्चर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th के सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सही सुना आपने, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये पहला वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करने जा रहा हूं इस चैप्टर का सबसे मजेदार इंट्रोडक्शन। जी हां, आपके और मेरे बीच में होंगी कुछ इस चैप्टर से ताल्लुकात रखने वाली बातें। आपको मैं कर रहा हूं वादा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस पढ़ाई हुई बातों की रह जाएंगी लंबे समय तक आपके दिमाग में यादें। कहने का मतलब यह कि आपको मैं कोई भी चीज भूलने नहीं दूंगा। जो चीज मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज मोर एंड मोर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि पहले चैप्टर के प्रति एक रुचि बनना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर के प्रति आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो मैं आपको कितना भी समझा लूं, जितना भी किताब के अंदर लिखी हुई बातों को डिफाइन कर लूं, आपको नहीं समझ आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 इससे पहले जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और केमिस्ट्री के प्रति रुचि रखने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी पेश कर चुका हूं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा ही लेक्चर है जो कि YouTube पे देखे जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एकमात्र लेक्चर है, जिसको आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज शुरू करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जानना यह जरूरी है कि यह चैप्टर कहता क्या है, समझना यह जरूरी है कि यह चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो पहले चैप्टर के नाम को पकड़ते हैं। चैप्टर के नाम में टोटल 3 शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला शब्द है पेरियोडिक, दूसरा वर्ड है क्लासिफिकेशन और तीसरा वर्ड है एलिमेंट्स। एक बच्चे ने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि सर इस चैप्टर को बनाने की नौबत क्यों आई, जब आप चैप्टर नंबर 4 में कार्बन जैसे एलिमेंट के बारे में हमें इतना कुछ पढ़ा चुके हो, कार्बन जैसे एलिमेंट के बारे में इतना कुछ बताया गया, तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बदला लेने आ गए? बाकी सारे एलिमेंट्स ने क्या कहा कि हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, हमारे बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट की एक महत्वता है, हर एलिमेंट की एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर एलिमेंट को अलग अलग करके अगर पढ़ने लग गए तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। यही वजह है कि जब हम इंसानों ने धरती के अंदर से, पत्थरों में से, चट्टानों में से और न जाने कहां से नेचुरली प्राप्त होने वाली धातुओं को ढूंढा। सही सुना आपने, ये धातु वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट्स के लिए। और एलिमेंट्स वर्ड वही वर्ड है जो कि हम ऑलरेडी क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं डाल्टन के द्वारा। आपको याद होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी 1805 में। सही सुना आपने, 1805 में डाल्टन ने एक बहुत बड़ी बात दुनिया के सामने रख दी कि दुनिया वालों, जितने भी ये एलिमेंट्स तुम लोगों को मिल रहे हैं, ये एलिमेंट्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं और ये पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। और हर एटम का एक मास होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। और डाल्टन ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास मतलब उस एटम का जो मास है वो उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उसके एटॉमिक मास से जोड़ना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने हर एलिमेंट के एटॉमिक मास से उसकी प्रॉपर्टीज का रिश्ता निकालना शुरू कर दिया कि काश या शायद ये प्रॉपर्टी इसके वजन की वजह से है, ये प्रॉपर्टीज के मास की वजह से है। ये सिलसिला भी चल ही रहा था कि 1805 में जो ये डाल्टन ने बात कही, उस समय मेरे ख्याल से गिनती के 30 एलिमेंट ही नोन थे। मतलब जब बहुत सालों पहले बहुत कम एलिमेंट्स थे तो वैज्ञानिकों को उन एलिमेंट्स को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, मनुष्य की खोजने की लालसा बढ़ती चली गई। इंसानों ने पत्थरों में, चट्टानों में, पहाड़ों में, मिट्टी में न जाने कहां एलिमेंट्स को माइन करना शुरू करा, उनकी एक्सट्रैक्शन करनी शुरू करी। और ये सारी बातें आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सुनी भी है और पढ़ी भी है। और जब उन एलिमेंट्स को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा तो एलिमेंट्स की
गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और साल आ गया 1850। सही सुना आपने, 1850 एक ऐसा समय था जब हम इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर केमिस्ट्री की दुनिया में 63 एलिमेंट्स ढूंढ निकाले थे। अब 63 एलिमेंट्स उस समय के लिए एक बहुत बड़ा काउंट था, लेकिन आज का एग्जैक्ट काउंट अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अब आज की डेट में इंसानों को 118 एलिमेंट्स पता लग चुके हैं, यानी टोटल 118 एलिमेंट्स वी हैव फाउंड सो फार। परंतु आपको बताना चाहूंगा सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये कि 118 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट्स हैं जो हमने खोजे हैं, परंतु 99 से लेके 118 तक के सभी एलिमेंट्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। तो नेचुरली अकरिंग हमें अभी तक 98 ही मिले हैं, बाकी 99 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं या जितने भी एलिमेंट्स को केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है वो सभी एलिमेंट्स 99 से लेके 118 तक सिंथेसाइज किए गए हैं लेबोरेटरी में। फिलहाल आज हमें इस चैप्टर में यह समझना है कि सर जब वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स की गिनती बढ़ती चली गई तो सिचुएशन ये अराइज हुई कि वैज्ञानिकों ने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक हम एलिमेंट्स को इतने सारे गिनती में लंबे समय तक पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ सकते कि एलिमेंट्स की गिनती चाहे जितनी भी बढ़ती चली जाए, इनको पढ़ने का, इनको समझने का, इनको जानने का, इनको स्टडी करने का तरीका आसान हो जाए? तो उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, इनका परिवार बनाते हैं, लेट अस क्रिएट अ फैमिली। अब वैज्ञानिकों ने एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टीज को मैच कराना शुरू कर दिया, रिश्ता निकालना शुरू कर दिया। भाई जिन लोगों से आपका रिश्ता ज्यादा गहरा होता है वो आपके परिवार का हिस्सा होते हैं, जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता वो आपके या तो पड़ोसी होते हैं या दूर के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन आपका खास रिश्तेदार वही होगा जिसका आपके साथ गहरा रिश्ता होगा, यानी जिसकी प्रॉपर्टीज या जिसके फीचर्स या जिसके फैमिली या जो भी चीजें आपके परिवार में कॉमन है वो उसके पास भी कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल आपके चाचा के बेटे की अगर बात करूं तो आपके चाचा के बेटे आपके कजन भाई लगे, या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना कजन कहते हो, वो और आपके पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स मे बी वेरी मच क्लोजली रिलेटेड, तो आपका भी उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, तब जाके आप एक परिवार का हिस्सा कहलाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी वैज्ञानिकों ने यही किया। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दोज एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी, एंड दे स्टार्टेड सेपरेटिंग दोज एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर रही थी। सो प्रॉपर्टीज जब एलिमेंट्स की मैच कर रही थी तो उनको अरेंज किया जाने लगा, और अरेंज किए जाकर एक पूरी की पूरी टेबल तैयार की गई, जिस टेबल को कहा गया पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल वही टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आज के इस लेक्चर में सीधा पेरियोडिक टेबल में जंप नहीं कर रहा हूं, लेकिन पेरियोडिक टेबल शब्द का जिक्र जरूर कर रहा हूं कि व्हाट इज पेरियोडिक टेबल। अ पेरियोडिक टेबल इज नथिंग बट अ वेरी मच प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स वेयर द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। सबसे पहला तरीका जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया वो तरीका था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सही सुना आपने, यानी जैसे जैसे मास बढ़ता चला गया वैसे वैसे एक एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट आता चला गया। जिसका मास कम था उसने पहले जगह पा ली, जिसका मास ज्यादा था उसने बाद में जगह पा ली, और ऐसा करते समय एलिमेंट्स को अरेंज करते समय, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में रखते समय वैज्ञानिकों ने इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे से काफी गहरा रिश्ता रखते हैं वो एक साथ परिवार में दिखने चाहिए। तो उन्होंने पूरी की पूरी टेबल तैयार करी। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसी टेबल जिसे कहा गया पेरियोडिक टेबल। उस पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया, और यही वजह है कि चैप्टर का नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाने वाला एक ऐसा चैप्टर जो आपको यह सिखाता है कि कैसे और किस तरीके से विभिन्न प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा जा सकता है, उन्हें एक ही जगह रखकर, एक टेबल में रखकर। लेकिन आपको क्या लगता है
जितनी आसानी से मैंने ये बातें 2 लाइनों में कह दी, क्या ये प्रोसेस इतनी आसानी से हो गया होगा? बिल्कुल नहीं, सालों लग गए। हाँ जी, सही सुना आपने। यानी प्रोसेस शुरू हो चुका था 1800 में, 1800 में, जब गिनती के कुछ एलिमेंट्स थे तो वैज्ञानिकों को फर्क नहीं पड़ता था कि यार कुछ ही तो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में तो जब जिसका मन करेगा वो पढ़ सकता है। प्रॉब्लम तब आई जब वक्त बढ़ता चला गया और वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स की गिनती भी बढ़ती चली गई। और 1850 में जब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तब वैज्ञानिकों ने कहा भाई कैसे स्टडी करें इनको, कोई तो तरीका होगा। और तब पीरियोडिक टेबल को विचार में लाया गया। लेकिन पीरियोडिक टेबल को विचार में लाना एक चुटकी बजाने वाला प्रोसेस नहीं था कि एक वैज्ञानिक ने सोचा और टेबल बन गई। इस टेबल को बनने से पहले, इस टेबल तक पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने बहुत सारी कोशिशें करी। टेबल एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाब कोशिश का एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल जो ये साफ बताता है कि पीरियोडिक टेबल has been the most successful attempt to study the elements which we are aware of even today। वो सभी एलिमेंट जिनके बारे में हम आज भी जानते हैं, उन एलिमेंट्स को पढ़ने का, उन एलिमेंट्स को समझने का, उन एलिमेंट्स को जानने का अब तक का सबसे सहजा, अब तक का सबसे आसान तरीका है पीरियोडिक टेबल। पर इससे पहले बहुत सारी कोशिशें हुई। इससे पहले जो एक गड़बड़ थी, एक गड़बड़ को हम कहते हैं इंग्लिश में चाओस। अगर आप मेरे लेक्चर को सुनते सुनते अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक वर्ड है चाओस। चाओस का मतलब होता है, चाओस तो मैं वैसे बोल रहा हूं, अदरवाइज उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कियोस होती है कि डोंट क्रिएट कियोस। कियोस को हम चाओस बोल रहे हैं, मैं चाओस आपको समझा रहा हूं, उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो कियोस है कि डोंट क्रिएट कियोस, डोंट क्रिएट मेस, डोंट क्रिएट गड़बड़। ये क्या खिचड़ी बना रखी है? उस खिचड़ी को सुलझाने की बहुत सारी कोशिशें की गई। सो हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी के अंदर पढ़े जाने वाली शुरुआत की बातों के बाद का, बातें तो कर ली ना, बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दिया, चैप्टर क्या पढ़ाएगा वो समझा दिया, चैप्टर में क्या पढ़ना है वो बता दिया। अब सीधा टॉपिक नंबर 1 पे जंप कर जाते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा आज की कक्षा का जो टॉपिक है वो है वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सर ये वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत मतलब सिंपल है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की एक कोशिश नहीं हुई है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की अनेकों कोशिश हुई है और उन अनेकों कोशिश में हम पढ़ने जाने वाले हैं सबसे पहली कोशिश। यानी हम पढ़ने जाने वाले हैं सबसे पहली कोशिश, जिसे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कामयाब थी, पर ये भी नहीं कहूंगा कि इतनी बेकार थी कि उसके बारे में पढ़े ना। ऑब्वियसली बात है कि पहला वैज्ञानिक इतना सुपर इंटेलिजेंट तो नहीं निकला होगा कि उसने जो कहा होगा वही सब कुछ सबने मान लिया होगा। हर वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को अपने एक्सपेरिमेंट से या तो सही साबित करता है या गलत साबित करता है या उससे बेहतर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जिनके द्वारा कुछ खोजा गया या जिनके द्वारा कुछ बताया गया वो वैज्ञानिक कोई और नहीं थे, बट उनका नाम है डोबरनियर। उनका नाम है डोबरनियर। जी हां, डोबरनियर। अब डोबरनियर का एक्चुअल नाम क्या है? शायद आपको किसी किताब में नाम मिले। इनका एक्चुअल नाम है जोहान वॉल्फगैंग डोबरनियर। बिल्कुल आपने सही सुना, जोहान वॉल्फगैंग डोबरनियर। कितना बढ़िया नाम है, वॉल्फगैंग। तो जॉन वॉल्फगैंग डोबरनियर ने 1829 में 1829 में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा गया तिगड़ी का कॉन्सेप्ट। जिसे कहा गया तिगड़ी का कॉन्सेप्ट। अब एक बच्चा बोला भाई ये तिगड़ी क्या होता है? ये तिगड़ी वर्ड का क्या मतलब होता है? तिगड़ी वर्ड को समझने से पहले आपको समझना होगा जोड़ी का कॉन्सेप्ट। जोड़ी तो आप समझते हैं, व्हाट इज अ जोड़ी? जोड़ी का मतलब होता है कपल। कपल का मतलब होता है दो लोग। दो लोग कह लीजिए या दो चीजें कह लीजिए। अगर आपने कहा कि यार मुझे घूमने जाना है, एक जोड़ी कपड़ा उठा लेते हैं। एक जोड़ी कपड़ा उठाने का मतलब यही है कि आप 2 कपड़े उठा लोगे कम से कम। या यार ये मेरा जोड़ीदार है, अगर ये आपका जोड़ीदार है तो इसका जोड़ीदार कौन हुआ? अरे जब मैं इसका जोड़ीदार हूं तो ये मेरा जोड़ीदार हुआ। तो जोड़ी मींस कपल एंड कपल मींस 2।
जब जोड़ी को, कपल को टू कहते हैं नॉर्मल भाषा में, साइंस की भाषा में उसे डायपोल कहते हैं। सही सुना आपने, डायपोल। आगे चल के आप ये कहीं ना कहीं जरूर सुनोगे, 11th की केमिस्ट्री में भी सुनोगे, फिजिक्स में भी सुनोगे और मुझसे भी सुनोगे, और हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में आप जरूर सुनो। फिलहाल सिर्फ मतलब पे फोकस करो कि अगर मतलब पे फोकस किया जाए तो मतलब के अनुसार यहां पे जोड़ी का क्या मतलब है। तो जोड़ी का मतलब है डबल। डबल का मतलब जब दो चीजों की बात हो रही है। अच्छा, अगर दो चीजों की बजाय सर ज्यादा की बात हो, 4 की बात हो, 5 की बात हो, तो आप सब जानते हैं कि मेरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में मैंने आपको ऐसे शब्दों का मतलब सिखाया है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेक्सा का मतलब होता है 6, ऑक्टा का मतलब होता है 9 एंड सो ऑन। सबने सुना है। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि इस वैज्ञानिक ने क्या किया, ये डॉबर्नियर नाम के भाई साहब ने किया क्या। सो डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को स्टडी किए जाने वाली पहली कोशिश में ये बताया कि दुनिया वालों, मैंने कुछ एलिमेंट्स को बहुत गहराई से स्टडी किया, और जब कुछ एलिमेंट्स को स्टडी किया तो सच्चाई में कुछ एलिमेंट्स ही मौजूद थे। ये काम 1829 में हुआ। 1850 में जाके 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। यानी जिस समय इन्होंने अपनी बातों को कहा होगा उस समय कोई ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने एलिमेंट्स को स्टडी करके ये पाया है कि कुछ एलिमेंट्स की जोड़ियां नहीं बनती है, उनकी तिगड़ियां बनती है। यानी 3 एलिमेंट्स मिलकर तिगड़ी बनाते हैं, जोड़ी नहीं बनाते हैं। जोड़ी तो 2 ही एलिमेंट बनाएंगे भाई, 3 एलिमेंट्स मिलकर तिगड़ी बनाते हैं, और ये 3 एलिमेंट्स की तिगड़ियों को मैंने ढूंढा। लोगों ने पूछा भाई क्या, आपने क्या ढूंढ लिया। सो डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि आई हैव फाउंड ट्रायड्स। ट्रायड्स, सही सुना आपने। हो सकता है ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, TRIADS, triads. What is triads? Triads is basically a combination of 3 elements. I repeat my sentence. 3 elements taken together. 3 elements taken together. Taken together. 3 elements taken together. Taken together का मतलब ये नहीं है एक के बाद एक। Taken together का मतलब ये नहीं है एक के बाद एक, लेकिन 3 एलिमेंट्स को एक साथ लेकर उसने तिगड़ी बनाई। उसने कहा कि मैंने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल सुनो, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल को आज की डेट में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में हाइड्रोजन है और बिल्कुल राइट में हीलियम है। जब बिल्कुल लेफ्ट में हाइड्रोजन है और बिल्कुल राइट में हीलियम है तो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहां आता है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम यहां आ गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन यहां आता है और फिर आता है सोडियम। फिर सोडियम के बाद कंटिन्यूएशन कहानी चलती है, फिर आता है पोटेशियम। ही फाउंड कि अगर पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स को देखा जाए कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए यहां पे है लिथियम, मान लीजिए यहां पे है हमारा सोडियम और मान लीजिए यहां पे हमारा पोटेशियम है, तो कहता है मैंने एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, सो आई हैव फाउंड कि देयर आर द जोड़ी, ना 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 ना, देयर आर द तिगड़ी ऑफ 3 एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड टुगेदर इन वन सेम ग्रुप। तो एलिमेंट्स जब ऊपर नीचे मौजूद होते हैं तो उसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप है इस तरह से, ये आपका वर्टिकल 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 ये ग्रुप है। ऐसे नहीं, अगर रोज बनाएंगे तो ये रोज बनेगा, इसे पीरियड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हीलियम है, फिर ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। देखो मैंने तो पीरियोडिक टेबल को बना के भी दिखा दिया। फिलहाल मैं पीरियोडिक टेबल पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि जब एलिमेंट्स को
डॉबर्नियर ने अरेंज किया। तो कैसे अरेंज किया, और एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद डॉबर्नियर ने क्या कहा, डॉबर्नियर ने कहा कि अगर आप नोटिस करो तो यहां पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान से देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स की इस तरह से, तीन एलिमेंट्स की इस तरह से एक जोड़ी बन रही है, तीन एलिमेंट्स की इस तरह से एक जोड़ी बन रही है। लोगों ने पूछा क्या ये जोड़ी ऐसे ही बनेगी, ये जरूरी है? तो डॉबर्नियर ने कहा नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जोड़ी इस तरह से ना बने, इसे कहते हैं वर्टिकल जोड़ी, इसे कहते हैं वर्टिकल तिगड़ी, इसे कहते हैं वर्टिकल तिगड़ी। अगर मैं आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल तिगड़ी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल तिगड़ी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल तिगड़ी। तो यार डॉबर्नियर, आप डिसाइड कर लो भाई, आप डिसाइड कर लो कि आपने किसको बताया है, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज सही है, इसे सही माने या इसे सही माने, क्योंकि हमने तो कहा कि भाई डॉबर्नियर ने तिगड़ी ढूंढी है, तो ये तिगड़ी में ऐसा क्या है कि आपको यही एलिमेंट मिले और यही एलिमेंट मिले। अब जानते हैं कि डॉबर्नियर की तिगड़ी में डॉबर्नियर ने कहा क्या। डॉबर्नियर कहता है कि आई हैव फाउंड ट्रायड्स जिसमें इन एलिमेंट्स में पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें, मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉबर्नियर कहता है कि मैंने पीरियोडिक टेबल में ऐसी तिगड़ियों को ढूंढा है जिसमें अगर पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाले, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले एलिमेंट का मास तीसरे एलिमेंट का मास लेना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो लोगों ने कहा अच्छा तो अब क्या, डॉबर्नियर कहता है सुनो तो सही, अब क्या, डॉबर्नियर कहता है कि मैंने जिन तिगड़ियों को ढूंढा है, मेरे द्वारा ढूंढे जाने वाली तिगड़ियों में मैंने ये पता लगाया है कि इन तिगड़ियों में एलिमेंट्स के पहले एलिमेंट का मास और तीसरे एलिमेंट का मास, तीसरे एलिमेंट का मास का एवरेज दूसरे एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है, या तो बिल्कुल बराबर आ जाते हैं, उसके नियर आ जाता है। लोगों ने कहा अच्छा, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? डॉबर्नियर कहता है कि फर्क क्या पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो तुम चेक कर लो, मैंने कुछ गलत ऑब्जर्वेशन नहीं करी। और क्योंकि डॉबर्नियर की ऑब्जर्वेशन उस समय सही थी, लेकिन वैसी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो इत्तेफाक से तो कोई भी ऑब्जर्वेशन मानी जा सकती है कि यार मैंने ये चीज पता लगाई है, अब तुम इसके बेसिस पे बाकी चीजें खुद चेक कर लो। यार जब मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो दूसरे लोग क्यों करें? और वैज्ञानिकों ने कोशिशें भी करी, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं करी, बट उनकी कोशिशों से मिलने वाले एग्जांपल्स लिमिटेड थे। सो व्हाट एग्जैक्टली डॉबर्नियर सेड? डॉबर्नियर सेड दैट व्हेन आई अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, आई फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ पहला वाला एलिमेंट एंड तीसरा वाला एलिमेंट। और ऐसी तिगड़ियों को मैंने ट्रायड्स कहा। लोगों ने कहा अच्छा हम नहीं मानते, साबित करके दिखाओ। आओ साबित करके दिखाते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे लिथियम का जो एटॉमिक मास है, सुनेंगे ध्यान से, लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6 होता है, और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 9, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 38 होता है। आइए अब चेक करते हैं कि क्या सोडियम के एटॉमिक मास, क्या सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज है या नहीं। सर लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 38 भी या कभी-कभी 39 भी लिया जाता है, वैसे 39 ही लेते हैं। लेट अस नॉट टेक 38 क्योंकि 37.5 तो कैल्शियम का होता है, तो पोटेशियम का 39 लेते हैं। लेट अस टेक टू 39। अगर इसका 39 लिया जाता है और लिथियम का मेरे ख्याल से 6 तो नहीं होता, लिथियम का 7 होता है, इसको भी करेक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, लिथियम का भी करेक्शन हम कर लेते हैं, ये हमारे पास 7 हो गया। तो अगर हम लिथियम का 7 लेते हैं, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम को जब अरेंज करते हैं तो उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हैं। पर इनका एटॉमिक मास स्कूल के रोल नंबर की तरह नहीं है कि एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। वैरी करता है, वैरी करता है, मतलब किसी का होल नंबर भी होता है, किसी का डेसिमल भी होता है। तो मैं वो वैल्यूज ले रहा हूं जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल
क्लोरीन का एटॉमिक मास 37.5 भी होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 भी होता है। तो जनरली तो हम 35.5 ही लेते हैं। अब ये चीज आपको याद आई होगी जब हमने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास सीखा था। भाई एटॉमिक मास तो कार्बन का भी 12 भी होता है, एटॉमिक मास कार्बन का 14 भी होता है, ऑक्सीजन का 16 भी होता है, ऑक्सीजन का 18 भी होता है, लेकिन सारी वैल्यूज को तो कंसीडर नहीं करते ना। वी ऑलवेज कंसीडर द मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू। तो अगर मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू ली जाए तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 लिया जाता है, पोटेशियम का 39 लिया जाता है, और 39 और 7 को अगर ऐड करें तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 gives you 46 डिवाइड बाय 2। अरे वाह भाई वाह, डॉबरनियर, हंस लो, खुश हो जाओ भाई। तुम इसलिए खुश हो जाओ कि तुमने जो एक बात कही उस बात को मैंने बच्चों को समझाया और बच्चों को एक एग्जांपल दिया, तो देखने वालों को ये बात देखकर, सुनकर, समझकर और बोर्ड पे पढ़कर इतना यकीन तो हो गया होगा कि हाँ डॉबरनियर, तूने तिगड़ी तो सही ढूंढी है। पर बेचारे का बैड लक था। बैड लक पता है क्या था कि इसने तिगड़ी तो ढूंढ ली, लेकिन ऐसी बहुत सारी तिगड़ियां नहीं ढूंढी गई। बाद में ढूंढे जाने वाले वैज्ञानिकों ने तिगड़ियां तो ढूंढ ली, पर डॉबरनियर की तिगड़ियों की एक शर्त थी। उसकी शर्त यह थी कि द एलिमेंट्स which would be a part of a triad should be present in the same ग्रुप में होना चाहिए, सेम ग्रुप में होना चाहिए। अब नोटिस करो, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है वर्टिकल, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो ये बात तो एप्लीकेबल थी, पर क्या ये बात एप्लीकेबल थी? नहीं, फिर भी तिगड़ी है। एक बच्चा कहता है ये तिगड़ी कैसे है? आओ समझाता हूं। ये तिगड़ी कैसे? इस तिगड़ी में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब अगर आप 12 और 16 को ऐड करो तो आपको मिलता है 28, 28 को डिवाइड करो 2 से तो आपको मिलता है 14, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। है कि नहीं? ये तिगड़ी है कि नहीं है? तो अगर ये भी तिगड़ी है, एक मिनट बच्चों, मेरी वायर जो है माइक की थोड़ी सी मूव कर गई। तो अगर ये तिगड़ी है तो इस तिगड़ी को अगर हम कंसिडर करें तो इस तिगड़ी से कैसे अलग माना जा सकता है? एक बच्चा कहता है भाई अलग है। मैंने कहा भाई कैसे, बताते क्यों नहीं? अगर अलग है तो कैसे अलग है? बहुत सिंपल है। दिस इज अ वर्टिकल तिगड़ी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल तिगड़ी। इस आदमी से पूछो इसने किसको कंसिडर किया था? सच बताऊं तो डॉबरनियर ने कहा था कि जिन तिगड़ियों की मैं बात कर रहा हूं वो सेम ग्रुप में होनी चाहिए, यानी वो इस तरह से ना होकर इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन भाई डॉबरनियर, तूने तिगड़ियों की बात करी और वैज्ञानिकों ने तेरी बात को आधा सुना, तो ढूंढने वालों ने तो तिगड़ियां पर तिगड़ियां, तिगड़ियां पर तिगड़ियां ढूंढ ली। हमने यहां तिगड़ी ढूंढी, यहां तिगड़ी ढूंढी, तो क्या ऐसी और तिगड़ियां नहीं निकल सकती? निकल सकती है, लेकिन ऐसी और तिगड़ियां भी बहुत ज्यादा नहीं निकली। बिल्कुल सही आपने सुना। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, और कैल्शियम के ठीक नीचे आता है स्ट्रोंशियम और उसके बाद आता है बेरियम। अगर कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए तो स्ट्रोंशियम की वैल्यू आती है। एक बच्चा कहता है मैं कुछ समझा नहीं, आइए ये चीज समझाने वाली है और मेरे द्वारा बताने वाली है। तो अगर मैं कैल्शियम का एटॉमिक मास लेता हूं 40 और स्ट्रोंशियम का मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, और बेरियम का मैं कहता हूं 137 है, स्ट्रोंशियम का एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 88 होता है, 88 होता है या 87.5 दिया जाता है। तो चेक करते हैं कि क्या इसका और इसका एवरेज करके, क्या इसका और इसका एवरेज करके कैल्शियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए 137 में अगर मैं 40 ऐड करता हूं तो यहां मुझे 7 मिलता है, यहां मुझे 7 मिलता है। 177 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 8 जा 16 मिलता है, फिर 2 8 जा 16 मिलता है, फिर आ गया 88.5 which is approximately equal to 87.5, और हम कह सकते हैं 88, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है। अब ये भी तो मैंने एक एग्जांपल ढूंढ लिया। एक बच्चा कहता है वाह सर, इस लेक्चर में बातों बातों में तो आप ही ने 3 एग्जांपल बता दिए, डॉबरनियर ने कितने बताए? डॉबरनियर ने भी 3 ही बताए थे, डॉबरनियर ने भी 3 ही बताए थे। मतलब और 1-2 एग्जांपल आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी खोलोगे तो शायद ये भी ना मिले वहां पे, या एक आधा तो मिल ही जाएगा। बट इन रियलिटी डॉबरनियर कुड फाइंड ओनली 3 सुटेबल ट्रायड्स जस्टिफाइंग व्हाट ही सेड। तो एक बच्चा कहता है फिर ठीक तो है, इसमें बुरा क्या है? सिर्फ 3 बच्चों, सिर्फ 3 तिगड़ियां मिल जाने से कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं हो जाती। सिर्फ 3 तिगड़ियां मिल जाने से कोई केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा
तूने भाई क्या बड़ा काम किया है, रिश्ता ही तो निकाला है, इससे इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो गया। ये बात कहां साबित हुई? क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर की कोशिश है कि एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाए कि उनको पढ़ना आसान हो जाए। तो भाई तूने डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक, मेरे भाई आपने जिस तरीके से जो बात कही है, क्या उससे क्लासिफिकेशन आसान हो जाती है? सच बताऊं तो ये पहली कोशिश थी, एक ब्रेव कोशिश थी। तो हमें इनकी बातों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर उस समय के वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो इससे बेहतर भी बहुत कुछ हो सकता है, और तुमने जो कहा हम उससे कुछ बेहतर ढूंढ के लाएंगे। और क्योंकि डॉबर्नियर के द्वारा किए जाने वाली ये पहली कोशिश टू स्टडी या टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन भविष्य में आने वाली कोशिशों के आगे फीकी पड़ गई। यानी बाद में जब वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिशें बताई, यानी अगली चीज जो आपको सुनने को मिलेगी कि अगर डॉबर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने तिगड़ियां निकाली तो क्या ये कोशिश एक अच्छी कोशिश नहीं थी? इन रियलिटी ये एक बहुत अच्छी कोशिश नहीं थी, क्योंकि भविष्य की कोशिशें और अच्छी साबित हुई। लेकिन सर कोशिश तो थी ना। हाँ, दैट इज वाई आज के बाद आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जब भी क्वेश्चन आए कि वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने जाने की विभिन्न कोशिशों के बारे में बताएं, तो पहली कोशिश किसकी? डॉबर्नियर की। तो डॉबर्नियर ने क्या कहा आप वो बताएंगे, डॉबर्नियर की कमियां क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या था वो बताएंगे। तो सबसे बड़ी कमी तो उसकी यही होगी दैट डॉबर्नियर कुड नॉट फाइंड मेनी ट्रायड्स, हिज कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी अप्लाइड टू मेनी एलिमेंट्स, दो ही सेड दैट द एलिमेंट्स व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रायड शुड ऑलवेज बिलोंग टू द सेम ग्रुप। या तो ग्रुप के बिना पीरियड में भी ट्रायड मिल रहा था, तो इसलिए डॉबर्नियर की बातें उस समय लॉजिकली एक्सेप्टेबल तो थी पर एप्लीकेबल नहीं थी। एक्सेप्टेबल इसलिए थी कि लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तेरे एग्जांपल से हमें समझ आ रहा है, ऐसे और एग्जांपल मिले तो माने ना। इसलिए डॉबर्नियर की बातों को लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सका, और डॉबर्नियर को कहा गया टाटा बाय बाय सी यू। आपने जो कहा वो अच्छा लगा, हमने सुना समझा, बच्चों को बताया, अब आगे बढ़े। आगे बढ़े का मतलब कि ये डॉबर्नियर के द्वारा दिए गए ट्रायड्स की पहली कोशिश जब केमिस्ट्री की दुनिया में एक नाकाम कोशिशों में दर्ज हो गई, तो बाकी वैज्ञानिक चुप नहीं रह बैठने वाले थे। एलिमेंट्स को स्टडी करने वाले, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले अलग अलग वैज्ञानिकों के दिल में अचानक से नई रुचि जागने लगी कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगली कोशिश जिसे कहा गया अटेम्प्ट नंबर 2, सही सुना आपने, अटेम्प्ट नंबर 2 वाज डन बाय अनदर वैज्ञानिक जिनका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बेसिकली वैज्ञानिक का नाम तो न्यूलैंड है, उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो लॉ दिया उसे कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और यही होगा इस यूनिट का मेरे द्वारा आप सबको पढ़ाया जाने वाला लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, सो आज का ये लेक्चर वाज एंटायरली डेडिकेटेड टू द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द इंट्रोडक्टरी बातें ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपके साथ ये चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से पेश किया। अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और सबसे बड़ा सच, इस वीडियो के अलावा इससे पहले बहुत सारे ज्ञान के भंडार को खोज कर उसका फायदा नहीं उठाया है, तो फिर क्या किया रे? कहने का मतलब ये कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको टर्म 2 के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अपने एग्जाम्स की तैयारी में मदद चाहिए, तो आप मेरे अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल पे चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, जी हाँ, मेरे द्वारा मैथ्स के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, साइंस के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लेक्चर आर द मोस्ट व्यूड लेक्चर एवर ऑन यूट्यूब बाय एनी टीचर आपके सामने खड़ा है। मेरे द्वारा सबसे ज्यादा व्यूड लेक्चर्स कार्बन एंड कंपाउंड्स के हैं। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं। इनमें से काफियों की प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर दूंगा। आप मेरी तरफ से आपके साथ शेयर किए जाने वाले इस ज्ञान का भरपूर फायदा उठाना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों,
मेहनत करना ना भूले। मैं आपके साथ हूं, आपको मिल जाएगा पूरा फायदा। बस यही है मेरा आपसे, मेहनत और पूरा है कायदा। इसी को हमें है आगे निभाना ताकि जीवन में चलता रहे आपका ये पूरा फायदा। वंस अगेन थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।